सो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी इम्पैक्ट ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमने किस देश से कौन कौन से प्रोविज़न लिए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने फंडामेंटल राइट लिए हैं यूएसए से, पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने लिया है ब्रिटेन से, वही हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली है यूएसएसआर से एंड सो ऑन। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक इंट्रोडक्शन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी कैसे, आपकी संविधान सभा कैसे बनी, उसमें कैसे लोग चुन के आए, यानी डायरेक्ट इलेक्शन था, इनडायरेक्ट इलेक्शन था या नॉमिनेट होके आए थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या स्टैंड था, मुस्लिम लीग का क्या स्टैंड था, या फिर हम कहें कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बनाई जाएगी ये कौन से मिशन से आया था, ठीक है, किस ईयर में आया था। तो ये सब कुछ हम देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होती क्या है? देखो, असेंबली एक किस्म से अगर मैं बात करूँ तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, अगर मैं जनरल भाषा में बात करूँ तो लोगों का एक समूह होता है जो आपके देश के लिए गाइडलाइंस तय करते हैं कि इन फ्यूचर आपकी गवर्नमेंट के को कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जो अचीव करने हैं, आपके जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के वो कैसे काम करेंगे, कैसे वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करेंगे, कैसे वो इंडिपेंडेंटली काम करेंगे और एक दूसरे पे एक दूसरे पे चेक भी लगाएंगे। दूसरा, वहाँ के लोग, यानी कि उनको कौन कौन से राइट्स मिलेंगे, सिर्फ राइट्स ही नहीं, उनकी कौन कौन सी ड्यूटीज़ होंगी अपनी कंट्री के लिए, दूसरे सिटीजन्स के लिए और सो ऑन। तो इस तरीके के सारे प्रोविज़न करने के लिए एक दस्तावेज बनाना था जिसके लिए लोगों का एक समूह, उसे ही हम बोल देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब इंडिया में देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए आपके जो निर्वाचन है वो शुरुआत हुई जुलाई अगस्त 1946 के अंदर, ठीक है। देखो, अगर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड की बात करें तो सबसे पहले जब जैसे जो आपके जीएस पेपर 2 में टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिसके लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन के इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं आज, तो वहाँ पे आपको एक्ट्स भी पढ़ने पड़ते हैं। बंगाल रेगुलेशन एक्ट 1775 से अगर आप चलते हो, 1773 से आप चलते हो, तो वहाँ से लेकर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तक पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन उस टॉपिक को बेहतर है हम हिस्ट्री के साथ कवर करें। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स भी दिए होंगे साथ के साथ, ठीक है, कि अगर मान लो बंगाल में रेगुलेटिंग एक्ट आया तो क्यों आया, क्योंकि प्लासी का युद्ध हो चुका था, बक्सर का युद्ध हो चुका था, उसके बाद के जितने भी प्रोविजंस हैं वो सारे वहाँ की हिस्टोरिकल कंडीशंस पे भी बेस है। तो वहाँ से हम देखेंगे कैसे कैसे आपकी लेजिस्लेचर की शुरुआत हुई है, विधायिका कैसे कैसे आई है आपकी, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ ये देखेंगे कि बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसकी डिमांड धीरे धीरे शुरू हो गई थी। सबसे पहले हमने 1934 में देखा, बट हम देखते हैं इसको भी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो उस टाइम पे हमारी मांग कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। तो उसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन आया, ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन को इंडिया को युद्ध में शामिल करना था और इंडिया वालों ने मना कर दिया था। तो क्रिप्स मिशन आया, लेकिन उसने क्या कहा कि जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड का एंड हो जाएगा उसके बाद हम एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन करेंगे जो कि भारत के लिए संविधान का निर्माण करेगी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करेगी। और इसको जो क्रिप्स मिशन ने जो भी प्रोविज़न दिए थे इसको मुस्लिम लीग ने ठुकरा दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग ने तब तक जो है 2 नेशंस की डिमांड कर दी थी, यानी उनको भारत और पाकिस्तान अलग अलग चाहिए था। उसके बाद 1946 में आया आपका कैबिनेट मिशन, जिसने कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यानी संविधान सभा संविधान का निर्माण कर सकेगी। तो ऐसी संविधान सभा के लिए निर्वाचन के बाद को स्वीकार किया, लेकिन इसने फिर भी 2 नेशंस या हम कहें 2 स्टेट जो डिमांड थी मुस्लिम लीग की उसको एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट किया, यानी कुछ सीटें मुस्लिम्स के लिए रिजर्व कर दी, कुछ सीटें सिखों के लिए रिजर्व कर दी और बाकी सीट पे जनरल इलेक्शंस लड़ सकते थे। ओके, अब देखो दूसरा अगर हम बात करें तो जो फिर कैबिनेट मिशन 1946 में आया उसके तहत निर्वाचन शुरू हो गए आपके जुलाई अगस्त 1946 में। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे बनेगी ये कैबिनेट मिशन ने क्या कहा था? कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में टोटल 389 मेंबर होने चाहिए, जिसमें से 296 मेंबर जो है ब्रिटिश प्रोविंस के से आएंगे, यानी जो भी प्रोविंस वहाँ पे उस टाइम पे ब्रिटिश के कंट्रोल में थे, डायरेक्ट कंट्रोल में, वहाँ से आएंगे। बाकी बचे 93 मेंबर्स जो हैं आपकी रियासतों से आएंगे। तो सबसे पहले रियासतों को ही देख लेते हैं। रियासतों से 93 मेंबर्स आएंगे, तो ये कैसे डिसाइड हुआ कि वहाँ की जितनी भी रियासतें हैं
वो रियासतें क्या करेंगी, अपने यहाँ से मेंबर नॉमिनेट करके भेजेंगी, यानी नॉमिनेशन होगा मेंबर्स का। और जो 296 सीट थी वहाँ पे इलेक्शन होना था कैबिनेट स्कीम के अंतर्गत। जुलाई अगस्त में अगर हम बात करें 1946 इलेक्शन की शुरुआत हुई, इलेक्शन हुआ तो 296 सीटों पे वोट पड़े, तो उसमें सबसे ज़्यादा सीटें जीती किसने, आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 208। उसके बाद मुस्लिम लीग ने आपकी सीटें जीती 73 और बाकी इंडिपेंडेंट सीटें जीती गई 15। लेकिन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो आपकी रियासतें थी, यानी जो आपके प्रिंसली स्टेट थे, उन्होंने ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया था। ठीक है, ये तो जब ये हुआ कि आपकी जो 3 जून 1947 को जो वेवेल योजना मानी जाती है, जिसके बाद से उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम इंडिया को इंडिपेंडेंस कोशिश कर देंगे, उसके बाद प्रिंसली स्टेट्स ने जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। ठीक है, क्योंकि उन्हें भी तो अपने लिए कोई प्रोविज़न चाहिए थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब एक हम ब्लेम लगाते हैं, इसको हम ब्लेम कहें, आक्षेप कहें हिंदी में, कि क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो लोग हैं वो इनडायरेक्ट चुने जाते हैं। इनडायरेक्ट कैसे, देखो हमने देख लिया कि प्रिंसली स्टेट से जो लोग चुने गए वो नॉमिनेट होके आए, यानी वहाँ पे तो इलेक्शन जैसी कोई चीज़ ही नहीं थी। दूसरा, जो आपके ब्रिटिश प्रांत थे, यानी ब्रिटिश प्रोविंस जो थे, वहाँ से जो लोग इलेक्ट होके आए थे उनका डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ था, वो लोगों ने नहीं चुने थे, बल्कि प्रोविंस में जो वहाँ की प्रोविंशियल असेंबली, यानी जो स्टेट असेंबली थी उस टाइम पे, अगर मैं जनरल भाषा में बात करूँ, तो वहाँ से लोगों ने सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से लोगों को चुन के भेजा था। और ब्रिटिश प्रोविंस में जो भी लोग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में आने थे, उनमें भी इलेक्शन किया गया आपका कम्युनल बेसिस पे, जिसकी हमने पहले ही बात कर चुके हैं। यानी कि कुछ सीटें आपकी जनसंख्या के आधार पर रिजर्व की गई मुस्लिम्स के लिए, कुछ सीटें रिजर्व की गई सिखों के लिए, और जो बाकी बची सीट थी वो गई आपकी जनरल के पास। ठीक है, दूसरा कि टोटल उन्होंने क्या किया कि एक जैसे हम आज भी देखें तो जब आपके लोकसभा इलेक्शंस होते हैं तो आप कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जब आपके लोकसभा इलेक्शंस होते हैं तब आप इंडिया को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिफाइन कर देते हो अलग अलग। ठीक है, स्टेट के अंदर भी अलग हो जाते हैं और कंट्री बेसिस पे भी अलग हो जाते हैं। तो उस टाइम पे भी ऐसा ही किया गया और ये देखा गया कि 10 लाख की जनसंख्या पे एक मेंबर को चुना गया, यानी जो इलेक्शन होते थे 10 लाख की पॉपुलेशन पे एक रिप्रेजेंटेटिव को भेजा गया था। तो इस तरीके से आपके हुए थे इलेक्शंस। ठीक है, अब हम कुछ और प्रोविजंस इसके बारे में देख लेते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की प्रोसीडिंग्स कैसे कैसे हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी तो उसकी फर्स्ट मीटिंग आपकी कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को। लेकिन उसमें सभी लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्योंकि हमने देखा था टोटल 389 मेंबर्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में सीटें रिजर्व की गई थी, जिसमें से 93 फॉर प्रिंसली स्टेट एंड 296 फॉर द ब्रिटिश प्रोविंस। ठीक है, तो लेकिन वहाँ पे हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ पहली मीटिंग में 211 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। ऐसा क्यों था, क्योंकि मुस्लिम लीग को जब सीटें कम मिली तो मुस्लिम लीग ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का बहिष्कार किया और उन्होंने 2 नेशंस की डिमांड करने के चक्कर में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। और जब तक हमें आज़ादी नहीं मिली थी या आज़ादी की घोषणा नहीं हुई थी, तब तक जो प्रिंसली स्टेट थे उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन जैसे ही आपकी 3 जून 1947 को आपकी वेवेल योजना आई, यानी भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की गई, और उसके बाद से क्या हुआ, जो प्रिंसली स्टेट थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। जब पार्टीशन की बात आई तो जो हमारे हिस्से में रह गई मुस्लिम लीग, उसके लोगों ने भी पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ये स्थिति सुधर गई थी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो 9 दिसंबर 1949 के बाद जब फर्स्ट मीटिंग हुई तो उसके बाद आपका आता है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जो किसने पेश किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उसको पेश किया था। तो सबसे पहले क्या हुआ कि जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की फर्स्ट मीटिंग थी उसमें आपके टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट या अस्थाई जो हम कहें वहाँ पे सभापति जो चुने गए थे वो चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। और उसके बाद तुरंत ही 11 दिसंबर को आपके जो परमानेंट वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उसको चुन लिया गया था राजेंद्र प्रसाद जी को। और फिर 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को पेश किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, जिसमें कि बताया गया था इंडिया का नेचर क्या है, जो सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं,
वो सारे सब कुछ उसमें बताए गए थे और उसके बाद उसको 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट कर लिया गया था और इसी पे बेस है हमारी प्रियम्बल। ठीक है, तो हमने प्रियम्बल ऑलरेडी कर लिया है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑलरेडी कर लिया है, दोनों के बीच में डिफरेंस ऑलरेडी कर लिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को जाके देखें। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं। देखो फिर क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, या जैसे अगर हम आज के बारे में बात करें तो जब भी हमारी पार्लियामेंट में कोई एक्ट बनने के लिए आता है तो हम कमेटीज़ नियुक्त कर देते हैं ताकि वो जो बिल है, वो जो मसूदा है, उस पर अच्छे से डिस्कस किया जा सके। ठीक है, ऐसा ही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में था, बहुत सारे काम करने थे, इसलिए आपकी 15 कमेटीज़ को नियुक्त किया गया वहाँ पे ताकि डिफरेंट काम कर सके। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज़ हम देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले आती है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और यूनियन पावर कमेटी। क्या पावर होंगी और यूनियन के लिए यानी कि केंद्र के लिए क्या क्या आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाओगे। तो अगर मतलब ये है कि थोड़ा सा आइडिया लगाने के लिए, जितनी भी कमेटीज़ होंगी रिलेटेड टू द यूनियन उसके हेड बनेंगे नेहरू जी, और जितनी भी कमेटीज़ होंगी रिलेटेड टू द प्रोविंस उसके हेड बनेंगे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, क्योंकि उसके लिए तो स्ट्रॉन्ग बंदा चाहिए ना, जो कि आपकी जितने भी स्टेट्स है, जितनी भी आपकी प्रोविंस है, उनको शामिल कर सके। ठीक है, अब देखो तो फंडामेंटल राइट और माइनॉरिटीज़, क्योंकि भाई आपके फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए भी आपको किसी दमदार आदमी की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए थे पटेल जी। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी कौन थे, पटेल जी। अब आती है आपकी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, जिसको कि आप हिंदी में कार्य मंत्रणा कमेटी भी बोलते हो। इसमें 3 लोग थे, जिसमें के एम मुंशी जी आपके हेड थे, उसके बाद गोपाल स्वामी अयंगर जी और विश्वनाथ दास जी इसके कुछ और मेंबर्स थे। अब इन सबसे इम्पोर्टेंट कमेटीज़ आ जाती है आपकी ड्राफ्ट कमेटी, जिसने कि आपके संविधान का बेसिकली ड्राफ्ट तैयार किया था, और उनके हेड कौन थे, उनके हेड थे आपके अंबेडकर जी। और हमें उन इंसान को बिल्कुल थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि उनके वजह से हमें ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन मिला है। तो जो ड्राफ्ट कमेटी थी उसको सबसे शुरुआत में ही, यानी जैसे ही हमें इंडिपेंडेंस मिली तो 29 अगस्त 1947 को उस कमेटी को नियुक्त कर दिया गया था। 7 मेंबर कमेटी ये थी, जिसके कि हेड बनाए गए आपके अंबेडकर जी, और जो ड्राफ्ट तैयार किया था वो किसने तैयार किया था, BN राव जी ने किया था। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इंडियन इंडिपेंडेंस जब एक्ट आया था उसके बाद से क्या क्या चेंजेस आए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कब कब मीटिंग्स हुई, कब कब डिबेट हुई, हमने फाइनल जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया, कब इनेक्ट किया गया। ठीक है, ओके, अब देख लेते हैं जब इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आया था 1947 में, उसके बाद से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में क्या क्या चेंजेस आए। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को जो बनाया गया था तो वो आपका कैबिनेट मिशन 1946 के तहत बनाया गया था। तो उस टाइम तक हम आज़ाद नहीं थे। जब आज़ाद नहीं हो तो आप ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर हैं, तो हम उस टाइम तक सॉवरेन नहीं थे, यानी कि हमारे निर्णय हमारे खुद के नहीं थे। तो उस टाइम के बाद जब आपका इंडिपेंडेंस एक्ट आया 1947 में, तो क्या हो गया था, तो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी वो इंडिपेंडेंस हो गई थी। अब हम सॉवरेन थे, अब हम जो अपने बारे में निर्णय थे वो ले सकते थे, हमें अपने निर्णय को रेक्टिफाई कराने की ज़रूरत नहीं थी ब्रिटिश पार्लियामेंट से। ठीक है, तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आपकी सोवरेन हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि और क्या चेंजेस आए, दूसरा कि हमने देखा कैबिनेट मिशन के अंतर्गत 389 मेंबर्स जो थे, उन मेंबर्स इतने मेंबर्स डिसाइड किए गए कि वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में होंगे। लेकिन इंडिपेंडेंस एक्ट के साथ साथ पाकिस्तान भी बन गया था आपका। ठीक है, तो क्या हुआ फिर, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसमें 299 मेंबर्स ही हमारे रह गए थे। ठीक है, अब कुछ प्रोविंस के मेंबर्स भी यहाँ पे आ गए थे। अब देखो 2 तरीके के काम हुए। अब जब इंडिया को इंडिपेंडेंस आज़ादी मिल गई तो सरकार भी तो चाहिए जो गवर्न कर सके, कैसे काम होगा कैसे नहीं होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को 2 काम करने पड़े। पहला ड्राफ्ट तैयार करना था, उसे अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, यानी लोगों के लिए उसे बताने थे क्या उनके राइट्स हैं, क्या सरकार की ड्यूटीज़ हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारी गवर्नमेंट के। और दूसरा उसे सरकार के रूप में भी काम करना था, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने यहाँ से 2 काम करने शुरू किए। पहला कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ड्राफ्ट तैयार करना शुरू किया, और दूसरा आपकी फर्स्ट लेजिस्लेचर यानी फर्स्ट पार्लियामेंट के रूप में आपने काम करना शुरू किया। अगर हम बात करें पार्लियामेंट के रूप में, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो पहली बैठक हुई थी वो 17 नवंबर 1947 को हुई थी। और ये दोनों बैठक यानी कि जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करनी थी
अलग दिन बैठक होती थी। जिस दिन एज अ लेजिस्लेचर काम करना था अलग दिन बैठक होती थी और दोनों के ही जो प्रेसिडेंट थे वो अलग अलग चुने गए। जिस दिन पार्लियामेंट के रूप में काम करना था तो वहाँ के जो सभापति थे वो थे जीवी मावलंकर जी, और जिस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन पे डिस्कस करना था तो वहाँ के सभापति कौन थे, हमारे राजेंद्र प्रसाद जी। तो फर्स्ट मीटिंग की शुरुआत हुई, फर्स्ट बैठक हुई 17 नवंबर 1947 पे, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के तौर पे लास्ट बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। उसके बाद 26 जनवरी को आपके जो संविधान है उसका कमेंसमेंट हो गया था। ठीक है, ओके। अब कुछ और प्रोविज़न देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कैसे हुआ, उसकी एक्सेप्टेंस कब हुई कब नहीं हुई। सबको पता है कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन के लगभग समय लगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने में, और लगभग 64 लाख रुपीज़ खर्च किए गए। तो क्या ये सही थे नहीं थे वो बाद की बातें हैं, लेकिन क्या क्या चीज़ें हुई, कैसे कैसे हुई वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या हुआ कि 21 फरवरी 1948 को पहली रिपोर्ट पेश की गई। जो आपकी कमेटी थी, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ कर रही थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, उनकी पहली रिपोर्ट तैयार की गई और ये रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें कि 315 आर्टिकल्स और 8 स्केड्यूल्स को लेके आया गया। इनको आपका रिपोर्ट पेश की गई और 8 महीने का टाइम दिया गया। जो भी वहाँ की प्रोविंशियल सरकारें थी, जो लोग थे, उन सबको लगभग 8 महीने का टाइम दिया गया उस पर विचार विमर्श करने के लिए। उसके बाद सेकेंड ड्राफ्ट तैयार किया गया और इसकी शुरुआत हुई अक्टूबर 1948 में। और जब सेकेंड ड्राफ्ट तैयार हुआ तो उसके बाद रीडिंग्स हुई। जैसे कि मान लो आपको कोई एक्ट लेके आना है तो सबसे पहले आप बिल, कोई मसौदा तैयार करते हो, उसके बाद उसको लेजिस्लेचर में पेश करते हो और उसके बाद वहाँ पे रीडिंग्स होते हैं, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, जिसमें फर्स्ट रीडिंग में होता है जनरली डिस्कस कर लिया जाता है और सेकंड रीडिंग में एक एक ड्राफ्ट पे आपकी बात की जाती है। तो ऐसा ही हुआ आपके यहाँ भी। तो फर्स्ट रीडिंग की अगर हम बात करें तो पहली रीडिंग की शुरुआत मानी जाती है 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक आपकी पहली रीडिंग हुई। उसके बाद सेकंड रीडिंग हुई 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। यानी इस पे तो मोटा मोटा बात की गई कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में क्या शामिल करना चाहते हैं, कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं, कितने स्केड्यूल्स हैं। फिर सेकंड रीडिंग में क्या हुआ कि आपके एक एक प्रोविज़न पर डिटेल में डिस्कस किया गया और डिस्कस करने के बाद ऑलमोस्ट आपके लगभग 7,500 कहें अमेंडमेंट्स जो हैं आपके लेके आए गए, जिसमें अप्रोक्सीमेट 2,500 के करीब अमेंडमेंट्स को एक्सेप्ट किया गया। उसके बाद ये सब कुछ एक्सेप्ट करने के बाद आपके पास थर्ड रीडिंग हुई जो आपकी 14 नवंबर 1949 से लेकर 24 नवंबर 1949 को। और सबको पता है 26 जनवरी 1950 को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, इनेक्ट किया था। और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हमने कमेंसमेंट किया था। यानी दो चीज़ें हैं। सबसे पहले आपने अपने संविधान को अंगीकृत किया था 26 नवंबर 1949 को, और संविधान लागू कब हुआ था तो 26 जनवरी 1950 को। तो ये दोनों डेट्स याद रखनी है। और 26 नवंबर 1949 को और क्या चीज़ हुई थी, देखो, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने आपकी इंटरिम गवर्नमेंट के रूप में, यानी कि आपकी फर्स्ट पार्लियामेंट के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की क्योंकि लास्ट बैठक हो चुकी थी, तो ऐसा तो नहीं है कि अब वो हमेशा के लिए बनी रहेगी, अब सरकार लेके आनी पड़ेगी। तो सरकार लेके आने के लिए कुछ प्रोविजंस थे जो ज़रूरी थे। क्या? सबसे पहले आपके ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में ही इस चीज़ को एक्सेप्ट किया गया था कि हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को अपनाएंगे, यानी कि सबको वोट देने का अधिकार होगा। अब वोट कौन देंगे? वोट सिटीजन देंगे। तो कुछ प्रोविजंस थे, यानी 4 ऐसे प्रोविज़न थे जो 26 नवंबर 1949 को लागू हुए। पहला, इंटरिम पार्लियामेंट, कि जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता, आपके फर्स्ट इलेक्शन कब हुए थे 1951 से 52 के अंदर आपके फर्स्ट इलेक्शन नहीं हुए थे, और जब तक इलेक्शन हो के नई सरकार नहीं बन गई थी तो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने ही आपकी फर्स्ट पार्लियामेंट कहें, इंटरिम पार्लियामेंट कहें, उसके रूप में काम किया था। तो 4 प्रोविज़न में आपकी इंटरिम पार्लियामेंट, फिर आपकी सरकार चुननी थी तो सेकंड प्रोविज़न क्या होगा? इलेक्शन। थर्ड प्रोविज़न क्या होगा? सरकार चुन के किसके द्वारा आएगी? लोगों के द्वारा, यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, क्योंकि हमने डेमोक्रेसी को अपनाया था तो सिटीजनशिप भी आपको देनी पड़ेगी, और कुछ टेम्परेरी प्रोविजंस जो इन सब कामों के लिए ज़रूरी थे। तो ये 4 ऐसे प्रोविजंस थे जो 26 नवंबर 1949 को लागू हुए, और बाकी सारे प्रोविजंस आपके 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। अब 26 जनवरी का हम दिन मानते हैं, तो 26 जनवरी का दिन हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपको पता होगा जब पंडित
जवाहरलाल नेहरू जी के पापा यानी मोतीलाल नेहरू जी ने 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि हम क्या चाहते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें मिलें। और उसके बाद 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें कि नेहरू जी ने कहा कि हम 26 जनवरी 1930 को जो है अपना पहला जो संविधान दिवस है वो हम मनाएंगे, यानी कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाएंगे। तो हमने 26 जनवरी के दिन को डिसाइड किया और उसी 26 जनवरी को एज अ सिंबॉलिक डे मानते हुए हमने 26 जनवरी 1950 को अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कमेंसमेंट किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया। ठीक है, तो आई थिंक हो गया। अब हम कुछ और प्रोविज़न इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो भी देख लेते हैं। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने आपके सिर्फ ड्राफ्ट तैयार किए करने के साथ साथ इंटरिम गवर्नमेंट का ही रोल अदा नहीं किया, बल्कि उसने कुछ और भी चीज़ें कुछ और भी फंक्शंस परफॉर्म किए। कुछ डेट्स हैं जो आपको याद करनी है पेपर के हिसाब से, जैसे 24 जनवरी 1950। तो अगर हम कहें 24 जन 1950 यानी जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की लास्ट बैठक हुई तो उसमें कुछ काम और किए गए। पहला, नेशनल एंथम जन गण मन नेशनल सॉन्ग यानी वंदे मातरम को अडॉप्ट किया गया और साथ ही साथ आपके लिए पहले प्रेसिडेंट यानी कि राजेंद्र प्रसाद जी को आपका फर्स्ट प्रेसिडेंट चुना गया। उसके बाद एक डेट आती है 22 जुलाई 1947 को, जिस दिन हमने अपना नेशनल फ्लैग जो है वो अडॉप्ट किया था। मई 1949 में हमने कॉमनवेल्थ की सदस्यता को एक्सेप्ट किया था। तो ये कुछ और चीज़ें थी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने की थी। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात कर लेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने क्या क्या चुनौतियां आई थी या उनका फिर उन्होंने कैसे कैसे समाधान किया था, कि भाई क्या लेके आना है, इंडिया का स्ट्रक्चर फेडरल होना चाहिए, हम यूनिटरी स्ट्रक्चर होने चाहिए, या आपकी जो डीपीएसपी हैं उनको आपको जस्टिसेबल या नॉन जस्टिसेबल इन नेचर होना चाहिए। तो इस तरीके की सारी डिबेट्स की जो प्रोविज़न्स किए जाएंगे वो कैसे होंगे, तो उनके लिए कोई आपको मेजॉरिटी चाहिएगी या वो सर्वसम्मति से होंगे। तो ये सारे प्रोविज़न हैं जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और आपके कुछ और सजेशन है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।